डियर फ्रेंड्स, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में है। क्या है? कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर डिस्कस करनी है। और ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे देखिए, पहले तो सिंपली आपका आई ऑफ वाई ऑफ एक्स, मतलब जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल वाई था वो किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के ऊपर लिखा जाता था। अब यहाँ पे दो आपके कौन से वेरिएबल हो गए? डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना रहा? सिर्फ और सिर्फ एक। तो इस तरीके से आपका फंक्शनल दे रखा है और इस फंक्शनल को आपको जो है सॉल्व करना है और बताना है कि क्या आंसर आएगा। और इसका जो सॉल्व करने का मेथड है वो यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, अब क्लियरली यदि यहाँ पे फंक्शनल के अंदर जो है हम यहाँ पे इसका देखें तो ये x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, z का फंक्शन है, y डैश का फंक्शन है और z डैश का फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ओके, और यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है? y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर प्लस 2y इंटू z। अब यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वो तो सिर्फ x है और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे y और z है और उन दोनों का क्या है? डेरिवेटिव भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है इस फंक्शनल में। अब यहाँ पे जो यूलर इक्वेशन यूज होगा, मीन्स यूलर लैग्रांज इक्वेशन जो यूज होगा वो किस फॉर्म में होगा? देखिए, पहले तो y के लिए लिखेंगे फिर z के लिए लिखते हैं। मतलब ये होगा कर्ली एफ बाई कर्ली y माइनस डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। एक तो ये y के फॉर्म में है, अब इसी बात को z के फॉर्म में भी लिखना है। दैट मीन्स ये हो जाएगा कर्ली एफ बाई कर्ली z माइनस डी बाई डी एक्स कर्ली एफ अपॉन कर्ली z डैश इज इक्वल्स टू 0। दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो जो वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी वैल्यूज यहाँ पे हम पुटअप करेंगे और पुटअप करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे और यहाँ से जो है इन दो इक्वेशन मिलेंगी और दो इक्वेशन से हम y और z के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद y में या फिर z में ही कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो आपके होंगे, यहाँ पे इसको देखने के साथ ये आपने डिसाइड कर लिया, यहाँ पे 4 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू दे रखी है, मतलब 4 कंडीशन दी गई है तो यहाँ पे 4 कॉन्स्टेंट भी यूज होंगे। 4 कॉन्स्टेंट यूज रहेंगे और चारों कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए ये 4 कंडीशन दी गई है। इसकी हेल्प से हम चारों कॉन्स्टेंट को हटा सकते हैं और y और z की जो वैल्यू आएगी, जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, वही आपका रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल हो जाएगा। ओके, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई क्या है? कर्ली एफ बाई कर्ली वाई, इसका यदि हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू जेड माइनस डी बाई डी एक्स और कर्ली एफ बाई कर्ली वाई डैश। ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे इस फंक्शन को क्या करना है? वाई डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, राइट साइड में 0 है तो 2 से हम क्या कर देंगे? बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कैंसल आउट। और ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो ये हो जाएगा z माइनस वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? y डबल डैश माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0 और ये हमने किया रिमूव। दैट मीन्स ये हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका z। यहाँ पे आ जाते हैं, ये इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या है? इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे जो फंक्शन f है इसको z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस डी बाई डी एक्स कर्ली एफ बाई कर्ली जेड डैश। इसको हमने क्या किया है? जेड डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला 2 जेड डैश इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी क्लियरली जो 2 है वो बोथ साइड दिखाई दे रहा है तो 2 से हम डिवाइड कर देते हैं और बाई में 0/2, दैट मीन्स आंसर फिर से 0 आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा जेड डबल डैश। क्या है? जेड डबल डैश इज इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पे देखिए ये डबल डैश कब आएगा? जब यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड को 2 टाइम यदि हम डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ पे जो डबल डैश आ जाएगा
और यहाँ पे इसको बना दे यदि हम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन नंबर सेकंड का हम यूज इसके अंदर कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको जो है हमें 2 टाइम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि इसका जो डिफ्रेंशिएशन है ये जेड डबल डैश आ सके। तो डिफ्रेंशिएट हमने 2 टाइम किया तो ये हो जाएगा 4th, क्या है 4 टाइम हो जाएगा y की 4th डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू जेड डबल डैश एक्स। ठीक है, क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया डिफ्रेंशिएट, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्लियरली हमें पता चल चुका जो राइट साइड है जेड डबल डैश इसकी वैल्यू हमें y मिल रही है। तो इसकी वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या रख देते हैं, y रख देते हैं, तो ये y ऑफ x हो जाएगा। और यहाँ पे इसको जो है जैसे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जैसे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा d की पावर 4 माइनस 1 इंटू वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका सब्सिडरी इक्वेशन या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 क्या है, ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और यहाँ से हो जाएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ये क्या है y ऑफ x के फॉर्म में है तो यहाँ से y ऑफ x का सोल्यूशन हम लिखेंगे। ये प्लस माइनस आयोटा है और ये प्लस माइनस 1 है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x प्लस माइनस आयोटा का c3 cos x प्लस c4 sin x। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, अब ये y के फॉर्म में है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे जो y है यदि हम y को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट कर दें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम आराम से रख सकते हैं। क्या है, यदि हमने y को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा तो यहाँ से z का भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन ठीक है, और ये y है और यहाँ पे z ऑफ x की वैल्यू यदि हमें निकालना है तो ये जो z ऑफ x होगा y का 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन, क्या है 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन। तो ठीक है, इसको 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करते हुए चलते हैं हर एक पार्ट को। तो यहाँ पे e की पावर x है, इसको हम 2 टाइम क्या कितने भी टाइम करेंगे तब भी ये e की पावर x ही रहेगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, और यहाँ पे 1 टाइम किया तो c2 e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1 आया। अगेन आपने किया तो ये हो जाएगा माइनस c2 e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1। दैट मीन्स नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस c3 cos x का 1 टाइम किया गया डिफ्रेंशिएशन तो माइनस sin x, और sin x का किया गया तो cos x। दैट मीन्स माइनस cos x प्लस c4 sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो ये हो जाएगा माइनस c4 sin x। हो गया आपका काम। कहाँ से लिखा आपने, बाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये आपकी जो है y ऑफ x के फॉर्म में मिल चुका है, z ऑफ x के फॉर्म में मिल चुका है, और y z आपकी कैसे है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट की वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में रख दी है। अब ये कॉन्स्टेंट्स आपको दिए गए हैं, ये कॉन्स्टेंट्स की हेल्प से, कॉन्स्टेंट्स मतलब इन कंडीशंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये जो कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट्स की हेल्प से कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये कांस्टेंट्स है, ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका जो है 4 कांस्टेंट है और 4 जो है यहाँ पे कांस्टेंट्स को भी दिया गया है, मतलब सभी की वैल्यू निकलेगी, हर एक की वैल्यू निकलेगी, मतलब इसके पास कोई इनफाइनाइट सोल्यूशन वगैरह नहीं आ सकता। तो ठीक है, वैल्यू आपको c1 c2 c3 और c4 की निकालनी होगी, और यदि आप c1 c2 c3 की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो सेकंड तो हो गया है। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ। c1 c2 c3 c4 की वैल्यू निकाल के इन इक्वेशन नंबर 3 और 4 में रख देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल होगा इस फंक्शनल का वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे, राइट साइड तो 0 है, c1 प्लस c2 और cos 0 की वैल्यू 1, c1 प्लस c2 प्लस c3
तीनों का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 0। Z ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 सॉरी e की पावर 0 वैल्यू 1, e की पावर 0 वैल्यू 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा C1 प्लस C2 और ये cos 0 की वैल्यू 1, मतलब ये हो जाएगा माइनस का C3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे y एट द पॉइंट पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, क्या है y एट द पॉइंट पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 आ रही है, क्या है पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 आ रही है, मतलब यहाँ से ये डिसाइड हुआ कि यदि यहाँ पे C1 को हम 0 कर दें, C2 को भी हम 0 कर दें और C1 C2 यदि हमारे 0 हो जाएंगे, ये तो हम अपने अकॉर्डिंग ट्रिक सोच रहे हैं ताकि क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी सोल्यूशन फाइंड आउट हो सके। तो ये यदि C1 और C2 0 होगा तो ये दो चीज़ें बचेंगी और ये y एट द पॉइंट पाई बाई 2 पे क्या मिलना चाहिए 1 और ये पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा 0, ये पाई बाई 2 पे क्या होगा 1, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है इसको कर देते हैं 1, C3 और C4 का यदि हम 1 ले लें, क्या है यदि हम जो है C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू 1 ले लें तो यहाँ पे जो है C3 को 0 ले लेते हैं, एक काम करते हैं C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू यदि हम 0 कर दें और C4 की वैल्यू यदि हम 1 ले लें और यदि आप करना चाहते हैं तो 4 आपके इक्वेशन बनेंगे, चारों इक्वेशन की हेल्प से आप 4 कांस्टेंट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे हम जो इजी मेथड है वो दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0 पुट करने से यदि यहाँ पे C1 C2 C3 C4 सब 0 हो गया तो ये बचा और ये बचा, दैट मीन्स यहाँ पे जो y ऑफ x की वैल्यू है ये आपको मिलेगी C4 sin x और जो z ऑफ x की वैल्यू होगी ये आपको मिलेगी माइनस C4 sin x। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू एट द पॉइंट 0, साइन 0 की वैल्यू 0, z 0 मतलब साइन 0 यहाँ पे भी होगा, मतलब फिर से 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे y एट द पॉइंट पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और C4 की वैल्यू तो हमने 1 रखी ही है, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। और z एट द पॉइंट पाई बाई 2, z की वैल्यू एट द पॉइंट यदि हम पाई बाई 2 देखें तो ये साइन पाई बाई 2 और ये माइनस है और C4 की वैल्यू 1 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर दिया। मतलब यहाँ पे जब आप इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 4 इक्वेशन बनाएंगे, चारों इक्वेशन की हेल्प से आप C1 C2 C3 C4 की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे और इवेल्युएट करने के बाद आपको ये मिलेगा C1 C2 C3 तीनों आपके इक्वल होंगे और किसके इक्वल होंगे 0 के इक्वल होंगे और C4 की वैल्यू ऐसी होगी जो कि 1 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से फाइनल ये हुआ कि जो यहाँ पे C1 C2 C3 था इसकी तो सब 0, मतलब ये 3 टर्म स्टार्टिंग की 0। फाइनल ये हुआ कि C4 sin x और C4 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, 1 इंटू साइन एक्स दैट मीन साइन एक्स। जो यहाँ पे y ऑफ x है वो sin x है, जो z ऑफ x है इक्वेशन नंबर 4 में ये कंडीशन हमने डाली, तो डालने के बाद हमें मिला माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था वो x के फॉर्म में मिल चुका है, yx इज इक्वल टू साइन एक्स और zx इज इक्वल टू साइन एक्स सॉरी माइनस साइन एक्स। तो ये दोनों आपके क्या होंगे, रिक्वायर्ड फंक्शनल को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है, रिक्वायर्ड आपके फंक्शनल को रिप्रेजेंट करेंगे, यही आपका रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल कर्व होगा। ओके, ओके, अब जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, इसी टाइप से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताकि यदि आपको किसी भी फंक्शनल का एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना होगा जब आपके पास एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। क्या है, जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल की जो संख्या है वो एक से ज़्यादा हो जाती है तो आप इस मेथड का यूज करेंगे और इस मेथड के यूज से जो आपका रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो है इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूलर इक्वेशंस ऑफ फॉर द फंक्शनल इंटीग्रेशन 1 to 2 y डबल डैश स्क्वायर सॉरी y डैश स्क्वायर, क्या है y डैश स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर और ये आपका dx है और इसको क्या करना है, यूलर इक्वेशन से सोल्व करना है। dx आर गिवन बाई, ऑप्शन दे रखा है। क्या है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं
ऑप्शन फिर छोड़िए, क्या है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद इसको जो है बताना है कि रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल क्या होगा। अब यहाँ पे ये आपने देखा कि y और z है, क्या है, y और z है। दैट मीन्स यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2, y और z। तो यहाँ से हो जाएगा करली f बाई करली y, पहले y के फॉर्म में लिख दीजिए, माइनस d बाई डी एक्स करली f बाई करली y डैश इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आते हैं करली f बाई करली y माइनस, सॉरी यहाँ पे z रहेगा क्योंकि y के फॉर्म में तो यहाँ पे रख दिया हमने, और अब z के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा करली f करली z इज इक्वल्स टू 0। करली f अपॉन करली y मतलब ये है नहीं तो 0, माइनस डी बाई डी एक्स करली f बाई करली y डैश, तो ये हो जाएगा 2y डैश इज इक्वल्स टू 0। फाइनल ये हुआ कि 2y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0, 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे जो है मिलेगा z के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2z माइनस डी बाई डी एक्स 2z डैश इज इक्वल्स टू 0, z माइनस z डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा z डबल डैश माइनस z इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, क्या है, एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। दैट मीन्स यहाँ पे जो जेड ऑफ एक्स होगा ये आपको मिलेगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। ठीक है, ये आपका जेड एक्स की वैल्यू दे देगा। और यहाँ से y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे c1 c2 हमने यूज कर लिया है, अब दूसरा जो है कॉन्स्टेंट यहाँ पे यूज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस बी, क्या है, ax प्लस बी के फॉर्म में है। yx की जो वैल्यू होगी, एक जो आपका एक्सट्रीमल होगा ये आपका ax प्लस बी के फॉर्म में होगा, और जो इसके बाद का एक्सट्रीमल होगा जो zx है वो हमारा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x के फॉर्म का होगा। ओके, तो ये जो है आपने क्या किया है, इस क्वेश्चन का भी आपने एक्सट्रीमल जो है फाइंड आउट किया है किसकी हेल्प से, जो कि यहाँ पे ये जो फंक्शन था वो y और z दोनों के डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन था। दोनों को जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखाई देगा तो एक फॉर्म आप अलग से बनाएंगे, एक फॉर्म आप अलग से बनाएंगे, और क्लियरली आपको यहाँ पे कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा था। ये y डबल डैश इज इक्वल टू 0 मतलब इन दोनों का आपके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इंटर कनेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब सिंपली भी आप कर दीजिए, क्या है, सिंपली भी तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन तो इंडिपेंडेंट थे, तो हमने इन दोनों को अलग अलग सोल्व किया। यदि यहाँ पे कंपैक्ट फॉर्म रहती तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ से बनाते, इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ से बनाते, और दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो है हम जो भी करना होता, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट जो भी करना होता, एक का जो यूज है वो दूसरे के अंदर करते, या फिर जो पहला वाला है उसका यूज दूसरे के अंदर करते, और वहाँ से जो है हम दो इक्वेशन बनाते। और दो इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ पे यदि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है निकालने के लिए कुछ कंडीशन दी गई होती तो कंडीशन को भी हम क्या करते, सिंप्लीफाई करते, सोल्व करते, और उसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें हमारी थी, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसके अंदर जो है हमें कंडीशन नहीं डाली गई, क्या है, कंडीशन नहीं डाली गई। और जब कंडीशन नहीं डाली गई दैट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन है वो और भी इजी हो गया। क्या है, यदि आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं डाली जाती तो सिंपली आप सोल्व कर दीजिए, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यदि कंडीशन डाल दी दैट मीन्स आपका जो एक दो स्टेप है वो आपका और भी आगे वर्क होने वाला है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके वर्क को और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकती है, ताकि जो है आपको कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने में कुछ टाइम लग जाए। ठीक है, इस तरीके से वो वैल्यू डाली जाती है। फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू नहीं डाली गई है, तो सिंपली ये आपका जो yx है ax प्लस बी के फॉर्म में होगा, जो zx दूसरा रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल है zx वो आपका इस फॉर्म में हो जाएगा। मीन्स यदि दोनों को एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा yx इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, और यहाँ पे जो है z ऑफ x इज इक्वल्स टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, और ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है।
देखिए एक क्वेश्चन बताते हैं वो आपके लिए है, क्या है, एक क्वेश्चन है वो आपके लिए है, प्लस एक्स स्क्वायर चलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते क्वेश्चन को, सिर्फ हमने प्लस का वाई स्क्वायर बढ़ाया है और बढ़ाने के बाद जो यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल आएगा इस तरीके से सोल्व करने के बाद वो आपको बताना है कि क्या आएगा। जो भी आएगा उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका जो आंसर है इस केस में जो रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल की वैल्यू है वो कितनी आ रही है। ठीक है, यदि आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते। आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो मेथड हमने बताया है वो आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर आप जो है पेन और पेपर यूज ही नहीं करना चाहते। ठीक है, यदि आप कमेंट सेक्शन में इसका जो आंसर है वो बताएंगे तो हमें ये रियलाइज होगा एटलीस्ट जो हम मेहनत करते हैं वो तो आप लोग यूज करते हैं। क्या है, जो चीज़ें हम आपको सिखाते हैं कम से कम वो चीज़ें अपने आप लाइफ में भी उतारने की कोशिश कर रहे हो। नहीं तो ये है कि आपने वीडियो लेक्चर देख लिया बट उसको यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, क्वेश्चन जो हम देते हैं उसको आपने सोल्व नहीं किया, दैट मीन्स आपने कोई भी वर्क नहीं किया। कोई भी चीज़ यदि आपने जो है प्रैक्टिस नहीं की, यदि आप पेन और पेपर की हेल्प से उस चीज़ को नहीं समझते हैं, दैट मीन्स ये आपकी जो है बहुत बड़ी गलती है। आपको पेन और पेपर यूज करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में भी ऐसी जल्दबाजी आप कर देते हैं, वहाँ पे आपका जो नंबर है वो नेगेटिव मार्किंग के साथ कटता ही कटता है। उसके साथ ही साथ आपका जो क्वेश्चन था जिसके लिए आपने नंबर ऐड करके रखा था वो नंबर भी आपका चला जाता है। बिल्कुल किसकी वजह से, क्योंकि आपने पेन और पेपर का यूज नहीं किया, डायरेक्ट आपने आंसर लिखा। ठीक है, या फिर जो है एक दो स्टेप आप जो है कम करने की बजाय, कम करने के चक्कर में आपने टाइम को जो है बचाने के लिए एक दो स्टेप आपने जो है क्या किया है, उसको लिखना ही बंद कर दिया। डायरेक्ट आपने दो स्टेप काट के तीसरा स्टेप लिखा। और इस तरीके से यदि जल्दबाजी आप करेंगे तो आपका जो नंबर है वो जल्दबाजी में ही मिलेगा। ओके, तो जल्दबाजी मत कीजिए और जो आपका वर्क है उसको एक प्रॉपर वे में एक कंटिन्यूअस के साथ वर्क करते रहिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो जब भी होगा, बट आपको ये दिखाना है कि हमारे अंदर कैपेसिटी कितनी है। मतलब ये है कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस अच्छी देनी है। ओके, ये आप माइंड में सोच के चलिए।